नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और हम आज आपके सामने लेकर आए हैं मैथ्स के 20 क्वेश्चन जो कि कांस्टेबल के एग्ज़ाम में जिस हिसाब से सिलेबस है उस हिसाब से हमने इनको अरेंज किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें मैथ्स के टोटल 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ही एकदम आ गया कथन और कारण से, असर्शन और रीजन से आ गया। क्या कहता है, इसको पहले समझो बनाना कैसे है। तो हमने हमेशा क्या कहा है आपसे, पहले ना इंडिविजुअल इसको चेक करो, अकेले इसको देखो ये सही है कि नहीं कथन, फिर देखो क्या कारण सही है। यदि दोनों सही है ना तो फिर देखिए इनके बीच में क्या रिलेशन है। वो रिलेशन चेक कैसे करना है, सिर्फ एक शब्द लगाना है आपको, क्योंकि लगाना। क्या लगाओगे, क्योंकि। कैसे, चलो देखो। किसी सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है। कोई सी भी सम संख्या ले लो, 2 का वर्ग 4, बिल्कुल सम संख्या का वर्ग सम संख्या। 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36। मतलब वर्ग कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, उसी संख्या से उसी संख्या का गुणा कर रहे हो, मतलब 2 संख्या का गुणा कर रहे हो। बिल्कुल सही कह रहा है, कथन तो सही है। क्या कह रहा है, 2 विषम संख्या का गुणनफल हमेशा सम होगा। क्या, 2 विषम, तो विषम ले लो 3 और 1 ले लो 5, 5 तिया 15। नहीं सर, यहाँ सम नहीं हो रहा, विषम आ रहा है, तो ये क्या हो गया, गलत। कब रिलेशन देखना है, जब दोनों सही हो जाए तो इन दोनों में रिलेशन चेक करें। लेकिन हमने क्या देखा कि एक सही है दूसरा गलत है, तो ये वाला गलत है, तो अब रिलेशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब दोनों सही होना तब देखना है, और रिलेशन कैसे देखना है, क्योंकि लगाकर। आगे पढ़ेंगे, देखते हैं आंसर क्या आएगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 82, और ये एवरेज से क्वेश्चन आया है। क्या कहता है, 6 संख्याओं का औसत 42 है। यदि पहली 5 संख्या का औसत 40 है तो छठी संख्या क्या है। इसको बनाने का बहुत अच्छा तरीका हमने आपको बताया था। क्या था तरीका, पहले लिखो संख्या कि संख्या है क्या, संख्या, फिर लिखना है औसत, फिर लिखना है योग। योग क्या होता है, संख्या गुणित औसत। तो देखो संख्या कितनी है, 6 संख्या का औसत 42 है, तो योग कितना निकल आएगा 6 संख्या का, तो 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25। आगे पहली 5 का औसत जो है ना वो 40 है, तो योग कितना आ जाएगा 5 संख्याओं का, 5 चौक 20, 200। तो जो संख्या बच गई एक ठोक, वो कौन सी है, 252 में 200 घटाओ, कितना आ गया 52। यही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है भाई। सिंपल सी बात थी, हमने क्या कहा है, नंबर के साथ एवरेज को ना मल्टीप्लाई कर दीजिए। नंबर एवरेज इज इक्वल टू सम, नंबर गुणित औसत बराबर योग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो, ये रेशियो से बटुए वाले क्वेश्चन आ गए, इसको ध्यान से समझना। क्या दिया है, 25 पैसे के सिक्के हैं किसी बैग में, 50 पैसे के सिक्के हैं, ये पैसे हैं ना, पैसे हैं। अब 2 रुपए हैं, ये पैसे लिए हैं, तो इसको भी 2 रुपए को भी पैसे ले लें क्या, तो 200 पैसे। 2 रुपए में कितने पैसे, 1 रुपए में 100 पैसे, तो 2 रुपए में 200 पैसे। 5 रुपए में कितने पैसे, 500 पैसे। आप देखिए इनका अनुपात कितना है, इतना दिया है, मतलब 5x। अब सबको हम अनुपात में नहीं लिख रहे हैं, नंबर में लिख रहे हैं, तो आप जानते हो सब में गुणा किसका कर लेते हैं, x का। तो 5x, 4x, 3x और 1x, मतलब x। ये तो नंबर हो गए।
और ये पैसे हैं कौन कौन से, तो कितने रुपए हुए, 25 पैसे के 5 सिक्के हैं मान लो, तो 25 पंचे 125, 125x इतने रुपए हो गए। 5 चौक 20, 20 मतलब 200x इतनी क्या हो गए रुपए, नहीं है पैसे लिए हो तो पैसे ही लो, इतनी पैसे टोटल हो गए। 25 पैसे करके 5 ठोक सिक्के हैं तो कितने पैसे हो गए, 25 25 25 25 25 5 ठोक हैं तो 125 पैसे ना, तो वैसे ही 5x हैं तो 125x हो जाएगा। 3 दूना 6, 600x और 500x, टोटल कितना आया सर, टोटल आ गया 6 5 11, 2 कितना 13 और एक 1425x, 1400 कितना आया 25x। ये टोटल ये इसको गिनने पर आया, लेकिन वो क्या कहता है कि कितने रुपए हैं टोटल, 285 रुपए। अभी किस में लिया है, सबको पैसे में ना, तो इसको भी पैसे में लो, 285 और पैसे करेंगे तो कितना पैसे, 100 का गुणा करना पड़ेगा। देखो 25 दूना 50, 14 दूना 28, 2 और ये 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। वो क्या पूछता है, तो 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के बीच का अंतर, 25 पैसे की सिक्के की संख्या है 5x और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या है 4x, दोनों के बीच का अंतर कितना है 4x ना। 5x में 1x गया, 4x मतलब 4x का मान निकालना है। 4 दूना 8, 80 सिक्के हैं। ये इसका राइट आंसर है भाई। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो सबसे सिंपल, परसेंट को दशमलव में बदलिए। तो क्या करना है, 25% क्या लिखते हो, 25/100 मतलब कितना आ गया 0.25। 0.25 कहाँ दिया है, मतलब a का 2 आएगा। अब देखो जब भी ना परसेंट निकालना है तो दशमलव लगा लो। 50 दो संख्याओं के पहले पॉइंट लगा लो, तो 0.5 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो 3 आएगा। 0.75 यहाँ पे है तो 1 आएगा C का, और ये तो आ जाएगा 1। दो संख्याओं के पहले लगाना है ना, तो कितना आ गया ये 1 मतलब D का क्या है 4। 2314 ना, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखो पहले इसको समझो और फिर बनाएंगे अपन। एक आदमी, 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं। 3 आदमी हैं, ये पहला आदमी है, ये दूसरा आदमी है और ये तीसरा आदमी है। तीनों एक ही स्थान से चल रहे हैं। उनके कदम इतने हैं, ये 63 सेंटीमीटर लेता है, ये कितना लेता है 70 और ये लेता है 77। तो ये फिर 63 लेगा, फिर 63 लेगा और ये 70 लेगा, फिर 70 लेगा और ये 77 लेगा, 77 लेगा। तो तीनों बराबर दूरी नापें, न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए कहता है। तो देखो एक वर्ड पकड़ो, न्यूनतम कहता है ना, तो अक्सर क्या निकालते हैं हम, अक्सर कह रहे हैं, हमेशा नहीं। क्या निकालना है, एलसीएम। तो क्या निकालेंगे, जिसको नाप सकें वो एलसीएम। किसका निकालेंगे, 63 सेंटीमीटर और किसका है 70 सेंटीमीटर और किसका है 77 सेंटीमीटर। तो किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 निया 63, 7 दाहम 7 11। एलसीएम क्या आया, सबका गुणनफल। 7 गुणित 9, 9 सत्ते 63 गुणित 10 गुणित 11, 9 सत्ते 63 और ये कितना आया 6, 9 3 और 0 सेंटीमीटर। 6930 ऑप्शन नंबर सी ना इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। क्यों ऐसा किया, क्योंकि वो ऐसी दूरी चाह रहा है जो ये भी चले, ये भी चले और ये भी चले, तीनों चले। मतलब वो संख्या जो दूरी होगी वो इससे भी डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो, मतलब तीनों से डिवाइड हो।
तीनों से विभाजित हो वो कौन सी संख्या होगी? इन तीनों का एलसीएम 63, 70 और 77 का एलसीएम वही निकालना था और वो निकाल लिया। सिर्फ एलसीएम निकालना है इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट देखो, रेशियो से है कंबाइंड रेशियो। रेशियो को कंबाइंड करना है, लेकिन कैसे कंबाइंड करना है? देखो, आपको ए और डी का मान पूछा है, ए अनुपात डी। ए शुरू में है ना, डी लास्ट में है, और इन दोनों का रेशियो पूछा है। जब भी ऐसा पूछा जाए, स्टार्टिंग से लास्ट का, पूरा सभी का एक साथ नहीं, स्टार्टिंग से लास्ट का, तब ये मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड? देखो, ए अनुपात बी जो दिया है लिखो, 4:3। अगला क्या है? बी अनुपात सी देखिए, 9:5। सी अनुपात डी क्या है? ये दिया है 7:8। तो आपको शुरू से लास्ट का निकालना है। हमने क्या कहा है? जब स्टार्टिंग का और लास्ट का दे तभी ये मेथड लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? देखो, जो लेफ्ट है ना उससे राइट कैंसल करो, तो बी से बी कैंसल, सी से सी कैंसल, ऊपर से नीचे गुणा करो, कुछ बचा ही नहीं तो ए, ऊपर कुछ है ही नहीं तो डी। तो किसका अनुपात आया? ए अनुपात डी का। अब लेफ्ट से राइट कैंसल करना है, 4 दूना 8, 3 तिया 9, राइट से लेफ्ट कैंसल, लेफ्ट से राइट। कुछ बचा क्या? और कैंसल हो रहा है? नहीं, तो गुणा कर लो सबका, 3 तिया 9, 7 तिया 21 नहीं हो गया, और 5 दूना 10, खत्म। 21:10 आपका राइट आंसर है। हम देख रहे थे बहुत सारे बच्चों ने इसको ऐसे सॉल्व किया है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। इसमें भी कोई गलत नहीं है, ये भी सही कर रहे हो, लेकिन गलती कहाँ कर रहे हो बताते हैं। 4:3 लिखा, 9:5 लिखा, और 7:8 लिखा, ये भी सही कर रहे हो आप। लेकिन आप ना पहले ए के लिए लिखे 4 गुणित 9, कुछ नहीं है तो 9 आएगा, कुछ नहीं है तो 7 आएगा, ये ए के लिए लिख दिए। फिर बी का भी लिख रहे हो, फिर सी का भी लिख रहे हो। आपको बी और सी चाहिए क्या? नहीं, तो ए का लिखा, बी सी मत लिखो, डायरेक्ट डी लिखो। डी के लिए पहले क्या आएगा? 3 गुणित 5 गुणित 8, 3 गुणित 5 गुणित 8। अब जो कैंसल हो रहा है कैंसल कर दो, 4 दूना 8, 3 तिया 9, 7 तिया 21 अनुपात 5 गुणित 2 10। हम बी और सी का क्यों निकालने में टाइम वेस्ट करें जब हमको वो पूछा ही नहीं, हमको सिर्फ ए और डी पूछा है। तो जिन बच्चों को इससे बनाना है इससे बनाइए, लेकिन स्मार्ट वर्क कीजिए। फालतू का बी और सी को निकालने की ज़रूरत नहीं है, या फिर इससे बनाइए। ये लेकिन कब बनाना है? जब इनिशियल फाइनल हो, मतलब प्रारंभिक और अंतिम रेशियो ही पूछा हो तभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, ये क्वेश्चन आ गया कहाँ से? रेलगाड़ी से। देखो, ए और बी स्टेशन की ओर सुबह, ए से बी स्टेशन की ओर सुबह 8 बजे इतने से शुरू किया। देखो 8 बज रहे हैं, तो यहाँ से ना, ये मान लो ए है और यहाँ से बी है, यहाँ से कोई रेलगाड़ी चलना शुरू करती है। देखो, कोई रेलगाड़ी चलना शुरू करती है कितने बजे? 8 बजे कह रहा है। 8 बजे तो चल रही है, किस स्पीड से? 50 किलोमीटर प्रति घंटे। 50 किलोमीटर प्रति घंटे। आप कहेंगे ठीक बात है सर, बढ़िया है, 8 बजे निकली। अब इसी जगह से, ए से ही दूसरी रेलगाड़ी ए से बी की ओर ही जा रही है। ए से बी की ओर ना, ए से बी की ओर पहले एक गाड़ी निकल चुकी है, कितने बजे? 8 बजे। इस स्पीड से
ए से बी की ओर ही 11 बजे दूसरी गाड़ी जा रही है और वो 11 बजे किस स्पीड से चलती है? 11 बजे चलती है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। तो ये बताओ, ये मान लो ये ट्रेन 11 बजे निकलेगी, लेकिन ये तो 8 बजे निकल गई है, ये कलर वाली ट्रेन। तो ये वाली जो ट्रेन है वो 11 बजे 3 घंटा चली होगी और यहाँ पहुँची होगी मान लेते हैं। क्यों यहाँ पे? क्योंकि 3 घंटा चलनी ना, 11, 8 से 9 चली 1 घंटा, 9 से 10 चली और 10 से 11 चली, 3 घंटा चली है ये ट्रेन। आप कहेंगे हाँ सर ठीक बोल रहे हो आप, सही बात है, 3 घंटे चल चुकी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखना, अब 11 बज गया मान लो। सर 11 बजे ये कलर वाली ट्रेन यहाँ पहुँच गई, तो कितनी दूरी तय की है? 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है। कहाँ लिखा है? किलोमीटर पर आर मतलब प्रति घंटे, मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर। तो कितना किलोमीटर चली, कितना घंटे चली है? कितना घंटे? 8 से 11 3 घंटे चली है। 1 घंटे में 50 किलोमीटर, तो 3 घंटे में 5 तिया 15, 150 किलोमीटर चली है। कितना किलोमीटर चली है बाबू अभी तक? आप कहेंगे सर 150 किलोमीटर चली है। क्यों? 1 घंटे में 50 किलोमीटर, 8 से 11 बजे तक चली है, तो 3 घंटे चली है। 50 50 50 करके 3 घंटे में 150 किलोमीटर चली है। अब 11 बजे ये वाली ट्रेन यहाँ पहुँच गई। ये वाली ट्रेन तो स्टार्ट हो रही है, रेड वाली। अब वो कहता है दूसरी रेलगाड़ी पहली को कब पकड़ेगी? मतलब ये रेड वाली ट्रेन इसी बीच में कब इसको पकड़ लेगी? मान लेते हैं यहाँ पे पकड़ ली, इसके पहले पकड़ ली। कैसे पकड़ी? ये ऐसे निकली और 11 बजे निकल रही है तो यहाँ से निकलेगी। 11 बजे तो ये यहाँ थी, अब ये ऐसे पकड़ ली, मतलब क्रॉस की गई की। तो ये बताइए आप, बस थोड़ा सा सोचना कि जब वो इसको पकड़ेगी इस ट्रेन को, तो सिर्फ वो इतनी दूरी को कवर करना चाह रही है, क्योंकि इतनी ही तो दूर है, जितनी दूर है उसी को कवर करना चाह रही है। आप कहेंगे हाँ सर सही बात है, कितनी दूर है? हम पहले जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। तो कितनी दूर है वो ट्रेन? 150 किलोमीटर दूर है। आप कहेंगे ठीक है सर, टाइम नहीं पता, लेकिन ये बताओ ये लाल वाली चलती किस स्पीड से है? आप कहोगे 80 किलोमीटर 1 घंटे में, 1 घंटे में 80 किलोमीटर। और हम कह रहे हैं कि ये वाली ट्रेन कितने स्पीड से चलती है? तो आप कहोगे सर 50 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो ये बताना, अगर 50 ये चल रही है तो 50 तो ये भी चल रही है। मान लो ये 50 चलती, कितनी चलती? 50, 1 घंटे में 50, तो कभी पकड़ पाती क्या? सर जितना 1 घंटे में ये चली उतना 1 घंटे में ये चली, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब 150 किलोमीटर ही है। लेकिन ये पकड़ना चाह रही है तो किस स्पीड से पकड़ेगी? जितना एक्स्ट्रा है इसके पास। 50 ये चली तो 50 ये भी चली अगर, तो पकड़ कभी नहीं पाएगी। एक्स्ट्रा स्पीड जितनी है उससे पकड़ पाएगी, और एक्स्ट्रा स्पीड है कितनी? 30 किलोमीटर प्रति घंटे। दोनों का डिफरेंस, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना है, कितना कवर करना है? 150 किलोमीटर। किस स्पीड से? 30 किलोमीटर प्रति घंटे से। याद रखना, कभी 80 नहीं लिखना। जितना एक्स्ट्रा है उसके पास उसी से कवर करेगी। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसल, 30 पंचे 150। टाइम कितना आया? टाइम इधर, घंटे इधर, 5 घंटे बाद पकड़ेगी। कितनी घंटे बाद? 5 घंटे बाद। किस टाइम में? अगर पूछता टाइम बताओ तो ये कितने बजे चली है लाल वाली? 11 बजे। 11 बजे के 5 घंटे बाद, तो 11 बजे से
5 घंटे जोड़ देते, 11 5 कितना आ गया 16, 16 मतलब 4 बजे शाम को 4 बजे पकड़ेगी, कवर करेगी। लेकिन वो घंटे पूछा है, कितने घंटे आया 5। अब देखो डायरेक्ट कैसे करना, इतना टाइम नहीं लगेगा। आप बोलोगे सर इतना टाइम लगा रहे हो, क्योंकि हम समझा रहे हैं। डायरेक्ट देखो सर 8 बजे चली और दूसरी 11 बजे चली, तो मतलब पहली वाली ट्रेन 3 घंटे चली, 1 घंटे में 50 चल रही है तो 3 घंटे में 150 चलेगी, मतलब कवर करना है 150 किलोमीटर। सर इतना कवर करना है, लेकिन किस स्पीड से करना है, 50 से चल रही है तो ये भी 50 से चले तो कवर नहीं कर पाएगी। जितनी एक्स्ट्रा स्पीड से चल रही है, जितनी तेजी से चल रही है, कितनी तेजी से, 30 किलोमीटर पर आवर, उसी से कवर करेगी। अब देखो ये स्पीड है, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, किलोमीटर से किलोमीटर, 30 पंचे, टाइम आया 5। सिर्फ इतना करना था जी, सिर्फ इतना करना था। ये तो हमने समझाने के लिए बताया है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये आ गया फिर से कथन कारण वाला। हमने क्या कहा है, कथन कारण में ना सबसे पहले चेक करना है कि ये सही है या गलत। अगर सही हुआ फिर चेक करो क्या ये सही है या गलत। यदि दोनों सही हो गए तो देखो इन दोनों में कुछ रिलेशन है क्या। यदि दोनों सही हुए तभी, यदि दोनों सही, दोनों में से कोई भी गलत तो चेक करने की जरूरत नहीं है। ये सही और ये सही, दोनों सही, तो क्या स्थापित करना है, रिलेशन। और वो रिलेशन कैसे स्थापित करेंगे, क्योंकि करके, यहाँ क्योंकि लिख देंगे। कैसे स्थापित करेंगे देखते हैं पहले। तो पहले चेक तो कर लेते हैं सही है कि नहीं। समान दर और समय पर अधिक मूलधन अधिक ब्याज देता है। देखो बिल्कुल मूलधन अधिक करोगे, यदि रेट और टाइम बराबर हैं तो मूलधन अधिक करोगे तो साधारण ब्याज भी अधिक होगा। आप कहेंगे हाँ सर मूलधन ज़्यादा पैसा जमा करेंगे, 4 साल के लिए हमने 10,000 जमा किया 10% पे, अब वही हम 50,000 जमा कर दें 4 साल के लिए ही उसी परसेंट पर, तो ज़्यादा पैसा ब्याज मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, तो ये तो सही है। अब कह रहा है साधारण ब्याज बराबर मूलधन, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 होता है। हम कहेंगे हाँ ये तो फॉर्मूला है, बिल्कुल सही। अब क्या करना है, इन दोनों के बीच रिलेशन लगाना है। कैसे लगाएंगे समझो। समान दर और समय पर अधिक मूलधन अधिक ब्याज देता है, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 होता है। बिल्कुल समान ब्याज रहेगा तो मूलधन यदि बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा। सेकंड वाला जो कारण है, जो ये है, इसी को लिखा है, ये बिल्कुल इसको व्याख्या कर रहा है। तो क्या आया, ऑप्शन नंबर ए आया। तो हमेशा दोनों स्टेटमेंट को कथन कारण में दोनों को जोड़ना है। कैसे, इंग्लिश वाले करेंगे बिकॉज करके या फिर एज करके, और हिंदी वाले क्योंकि करके मन में पढ़ना, तो फिर समझ में आएगा। दोनों को कंबाइन करना। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आप इस टाइप के, हम हर सेशन में 4 से 5 क्वेश्चन अलग अलग रीजनिंग के यदि 30 करा रहे हैं ना, तो 10 क्वेश्चन कथन कारण या कूट वाले हैं या सही जोड़ी मिलाव वाले हैं। मैथ्स में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन, टोटल 20 में से हम कथन कारण या सही जोड़ी वाले रखते हैं। तो आप सभी इसकी प्रैक्टिस साथ साथ करते जाएं, जिससे आप एकदम इसमें आपकी महारत हासिल हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 88 क्वेश्चन हो गया। देखो डेसिमल फ्रैक्शन से आया है लैडर फ्रैक्शन, लंगड़ा भिन्न कहते हैं इसको। कैसे बनाते हैं यहीं पे बता रहे हैं। 3 एकम 3 और 1 4, इन दोनों का गुणा और इससे जोड़ना है। 3 एकम 3 और 1 4 बटे 3, 4 बटे 3 में 3 ऊपर नहीं चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, इससे गुणा होगा। कितना आया
सर 3 एकम 3 मतलब 3/4। अब देखो इधर गुणा करो, 4 एकम 4, 4 3 7, 7/4, 4 ऊपर चला गया, 4 एकम 4, 4/7, 7 एकम 7, 7 4 11/7। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलो अब दूसरा तरीका बता रहे हैं। जब भी ऐसा 1 1 आए और सभी में प्लस हो और 1 1 हो तो कैसे करना है? देखिएगा, यहाँ पे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर बाकी सब में 1 1 हो और प्लस हो तो कैसे करना है? जो अंश है उसको लिखिए। अंश क्या है? लास्ट में 1 और नीचे क्या है? हर 3 लिख लिया। अब देखो कितनी बार प्लस का साइन है, 1 2 3, तो 3 बार जोड़ना है। एक बार जोड़ो, 3 और 1 4 लिखो, एक बार जोड़े हो। दूसरी बार जोड़ो, 4 3 7 लिखो। तीसरी बार जोड़ो, 7 4 11, जो आंसर आया 11/7। खत्म। 3 बार है तो 3 बार जोड़ के लिखो। 3 बार जोड़ के कैसे लिखना है? पहले क्या लिखना है? अंश, फिर हर। एक बार जोड़ो, 1 और 3 4। दूसरी बार जोड़ो, 4 और 3 7। तीसरी बार जोड़ो, 7 और 4 11, 7 4 11, 11 लिखा बटे 7। ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलो भाई, दोनों तरीके से देख लिया सॉल्व करना। अब देखो ये आ गया सिंप्लीफिकेशन से। सबसे पहले ना अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है। अब इस ब्रैकेट में भी बॉड मास आपने सुना होगा, V बॉड मास है। इसको आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे कि V क्या है। पर बॉड मास में ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, ऑफ मतलब काट, डिवीजन मतलब भाग, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, एडिशन मतलब जोड़ना, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना। तो सबसे पहले ये V को बाद में पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट अंदर वाला। ऑफ है क्या? का कहीं लिखा है? नहीं। डिवीजन सबसे पहले करो, 14/7, तो 14/7 है। 7 दूनी 14 नहीं हो जाएगा? आप ही बोलो। आप कहेंगे हाँ सर हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आई? 2। 9 गोड़े 2 माइनस 2, तो 9 दूनी 18 माइनस 2 कितना आया? 16 आ गया। तो ये बताओ इस ब्रैकेट के पूरा अंदर वैल्यू जो है वो कितनी आई? 16। आप कहेंगे ठीक है। अब देखना, ब्रैकेट खुला तो क्या आया? ये भाग है और ये गुणा है, तो पहले भाग होता है फिर गुणा। 4 से भाग करो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो ये 11 हो गया। प्लस का प्लस क्या है? ये 16, और प्लस का प्लस 5 दूना 10। अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर है, तो 16 10 26 और 1 27 और 10 37। चलो इधर क्या है? ब्रैकेट खुला तो 7, 37 और 7 7 7 14, 3 और 1 4, 44 ना आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 91 को सॉल्व कीजिएगा। क्या कहता है? 400 में से 50 कितना परसेंट है? 400 से कंपेयर कर रहा है। 400 में से 50 कितना परसेंट है? बस खत्म। कितना परसेंट आया? 12.5%। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना परसेंट आ गया? 12.5%। बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक दुकानदार 25% लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि क्रय मूल्य इतना है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो ध्यान से, क्रय मूल्य गुणित लाभ पर बेचा ना 25%, 25% लाभ पर, लाभ मतलब प्लस, तो 100 में 25 का लाभ हो गया तो कितने परसेंट में बेचा होगा? 100 में 25 जोड़ो, 125%। यही क्या आया? विक्रय मूल्य मतलब एसपी। कॉस्ट प्राइस दिया कितना है? 480 गुणित, इसको कैंसिल कर लो, 25 पंचे 25 चौक
5/4, 4 एकम 4 दूनी 8, 12 पंचे 60, 600 रुपये। ऑप्शन कितना आया? ऑप्शन नंबर ए इसका ना राइट आंसर है भाई। चलिए अब देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से पढ़ना समझना। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 साल के लिए निवेश करता है। कोई धनराशि है P रुपए को निवेश करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट R है, नहीं दिया तो निश्चित है तो R, टाइम है 4 साल में। कितने साल में? 4 साल। ये मूलधन निकला, ये दर है और ये टाइम है। आप कहेंगे ठीक है। यदि ब्याज की दर 5% कम होती, 5% कम होती तो 5% कम होती तो हर साल 5% कम होती ना, हर साल 5% कम होगी। एक साल में 5% कम हुई तो कितने साल का टाइम ड्यूरेशन है? 4 साल। तो 4 साल में कितना परसेंट कम हुई? एक साल में 5% कम, तो 4 साल में 5 चौक 20% कम नहीं हो गई? क्यों 20% कम हुई सर? क्योंकि ब्याज की वार्षिक दर कितनी कम हुई है? 5%। 5% कम हुई पहले साल, दूसरे साल भी 5% कम, तीसरे साल भी 5% कम, चौथे साल भी 5% कम। 5% कम, 5, 10, 15, 20% कम हुआ। परसेंट में 20 कम हुआ है, रुपए में कितना कम मिल रहा है? 400 रुपए। परसेंट में कितना कम मिला? 5% एक साल में, तो 4 साल में 20%। 20% कम मिला है, रुपए में मिला है 400 रुपए। हम जानते हैं प्रिंसिपल परसेंट में कितना होता है? 100%। 1% की वैल्यू 20 दूना 40, 20 रुपए। तो 100% मतलब प्रिंसिपल निकालना है। एक के आगे 2 जीरो चिपका रहे हैं तो इधर भी 2 जीरो चिपकाइएगा। कितना आ गया? 2000। ऑप्शन नंबर बी ना इसका राइट आंसर है। देखो, एक साल में 5% तो 4 साल में 20% कम। 20% में, परसेंट में 20% कम, परसेंट में 20%, रुपए में 400, तो 20% बराबर 400। तो 100% क्यों? क्योंकि मूलधन निकालना है ना। मूलधन कितना होता है? 100%। 100% आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं जिनमें सबसे बड़ी संख्या 16 है, औसत 12 है। देखो 3 संख्या है, मान लो कौन कौन सी संख्या है? संख्या है A, B और 16। 3 संख्या हैं, उनका औसत कितना है? आप कहेंगे सर 12 दिया है ना, तो 3 संख्या का औसत 12 है, तो योग कितना हो जाएगा? आपको कहा है हमने गुणा करो, तो 3 गुणित 12, 3 संख्याओं का औसत 12 है। 3 गुणित 12 दूना 24, 12 तिया 36। आप कहेंगे, हम कहेंगे ठीक है। जिनमें से वो संख्याएं क्या क्या हैं? तो वो कहता है संख्याएं हैं, एक संख्या 16 है। अब देखो इन तीनों का योग कितना है? हमने मान लिया 3 संख्या ये हैं, तीसरी संख्या ये है, तो A और B कितना आया? A प्लस B। सर ये इधर ट्रांसफ़र होगा, 36 में 16 चला गया तो 20 बचा। आप कहेंगे ठीक है। आगे पढ़ते हैं। यदि लघुत्तम संख्या बड़ी संख्या की आधी हो, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बोल रहा है? जिसमें सबसे बड़ी संख्या 16, तो सबसे बड़ी संख्या 16 है। आप कहेंगे ठीक है भाई। अब A और B का योग कितना है? 20। और कह रहा है जो सबसे छोटी संख्या है वो सबसे बड़ी संख्या की आधी हो। सबसे बड़ी संख्या 16, इसकी आधी 8, तो मान लेते हैं A सबसे छोटी संख्या है और वैल्यू इसकी है 8। क्यों 8? क्योंकि सबसे बड़ी की आधी है। तो B की वैल्यू क्या आ गई? सर B बराबर क्या आ जाएगा? 20 में से 8 गया 12।
वही तो पूछ रहा है। तो शेष संख्या क्या होगी? अरे 12 ही तो होगी। देखो टोटल कितना आ गया योग 36, तो ए और बी का योग कितना आया 20। क्यों? क्योंकि ये 16 है, 36 में 16 गया 20। अब कहता है जो सबसे छोटी संख्या है वो सबसे बड़ी की आधी है, और यही सबसे बड़ी है, लिखा है सबसे बड़ी संख्या 16 है, सबसे बड़ी की आधी 8, और इन दोनों का योग 20 है, तो बी कितना निकल आएगा? 12 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 240 मीटर लंबी ट्रेन 360 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की चाल कितनी है? देखो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो ट्रेन जब पार करेगी ना सुरंग को, तो ट्रेन ये है, मान लो ये ट्रेन है ऐसे। अब ये सुरंग है, ये सुरंग है बाबू, ये ट्रेन है 240 मीटर और ये है 360 मीटर। तो जब पार करेगी तो अपनी लेंथ तो पार करेगी ही, सुरंग को भी पार करेगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस 240 मीटर प्लस 360 मीटर, कितना आया? 3 2 5 और 1 600 मीटर। डिस्टेंस आ गया 600 मीटर। और स्पीड क्या है? अच्छा 30 सेकेंड में पार कर रही है, टाइम है 30 सेकेंड। 0 से 0 3 दूना 6, कितना आया? 20 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को ना यदि किलोमीटर पर आवर में चेंज करें तो 18/5 किलोमीटर पर आवर से गुणा कर लेते हैं। 5 चौक 20, 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए ना इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, जो लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हैं उसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते थे या फिर आप बना सकते थे। सबसे पहले हम ऑप्शन से किल करना बताते हैं कि ऑप्शन से कैसे इसको बनाना है। मैं 2 अंक की संख्या हूँ, मेरे 10वें स्थान का अंक, 10वें मतलब दहाई का अंक, ये दहाई है, ये इकाई है। 10वें स्थान का अंक मतलब दहाई का अंक इकाई का दुगना है, इकाई का दुगना दहाई है, इकाई का दुगना दहाई है, ठीक है, वो तो बहुत सारे में होगा। दोनों अंकों का योग 12 है। 9 6 15, 12 नहीं है। 8 4 12, 8 4 12, 6 3 9, 12 नहीं है, 12 नहीं है, आंसर नहीं हो सकता। लेकिन याद रखना जो दहाई का अंक है वो इकाई से 2 गुना है। दहाई 2 गुना है क्या? नहीं, दहाई तो आधा है, आंसर नहीं हो सकता। एक ही आंसर है, देखो दहाई इकाई से 2 गुना है। अब देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते थे। यदि ऑप्शन से नहीं बनाना, आप सोचें कि कैसे बनाया जाए सर, ऐसा बहुत सारा नंबर हो, तो एक ही नंबर है जिसका योग भी 12 हो और दुगना हो दहाई का, लेकिन कैसे निकाला जाएगा? तो देखो हम मानते हैं 2 संख्या हैं, एक संख्या है जिसका दहाई अंक ये है, इकाई 1 है। इकाई अगर x है तो दहाई कितना होगा? इसका 2 गुना 2x होगा कि नहीं? मान रहे हो ना? आप कहेंगे हाँ सर, इकाई का 2 गुना दहाई है और दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग क्या है? 12 है। 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/3, 3 4 12, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, तो 4 2 8, कितना आया? 84 इज राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
ये देखो कथन कारण से फिर ये क्वेश्चन आया है। कैसे बनाना है, बार बार हम ये करवा रहे हैं क्योंकि पिछले 2 साल 3 साल में देखा गया है कि व्यापम के एग्ज़ाम में ना सबसे ज़्यादा कथन कारण के क्वेश्चन बच्चों को परेशान करते हैं और उन्हें ये दिक्कत होती है कि इनको सॉल्व कैसे करना है। तो हम जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन ला रहे हैं कि बाकी क्वेश्चन तो आप कर ही रहे हैं, प्लस साथ में ये क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हमारे साथ करते रहें। तो क्या करना है, सबसे पहले कथन कारण में फिर से बताओ सब। आप कहेंगे सर इजी है, आप बोले हो पहले इसको चेक करो सही है कि नहीं। यदि सही है तो ये चेक करना है सही है कि नहीं। यदि दोनों सही है तो इनके बीच में रिलेशन चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, दिमाग में क्योंकि लिखेंगे, क्योंकि लिखकर और इसको जोड़ेंगे। तो पहले चेक तो कर लेते हैं कि सही है कि गलत। अगर सर एक डाउट और आया, यदि गलत हो गया तो फिर चेक ही नहीं करना, फिर दोनों का रिलेशन चेक नहीं करना। रिलेशन कब चेक होगा, जब ये भी इंडिविजुअल रूप से सही हो, ये भी इंडिविजुअल रूप से सही हो, मतलब दोनों अलग अलग सही हों। देखिए पहले 5 विषम संख्याओं का औसत 5 है। पहले 5 विषम संख्याएं तो 1 से शुरू होती है, 3, 5, 7, 9, इनका औसत 5 है कह रहा है। तो सबसे पहली बात औसत 5 ही होगा क्योंकि बीच वाली संख्या 5 है, तो औसत 5 होगा क्योंकि सब में डिफरेंस बराबर है। यदि नहीं आ रहा समझ में तो सबको जोड़ लो, बटे डिवाइड करो 5 से। क्यों 5? क्योंकि 5 संख्याएं हैं। 9, 7, 16, 5, 21 और 3 कितना हो गया 24 और 1 25, 25 बटे 5, 5 पंचे 25, औसत कितना आया 5 है। तो ये तो सही है सर, बिल्कुल वही तो कह रहा है। औसत क्या होता है, हमने बार बार बताया है। औसत क्या होता है, औसत होता है प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो ये भी सही है। आप कहेंगे हाँ सर। अब देखो इनका रिलेशन है क्या। तो पहले 5 विषम संख्याओं का औसत 5 है क्योंकि औसत बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। इसलिए पहले 5 विषम संख्याओं का औसत 5 है। दोनों सही हुए और ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। चेक कीजिएगा, ऐसा एक क्वेश्चन और किया है शायद अपन ने, जहां पे व्याख्या कर रहा था कि नहीं याद नहीं है। अभी एक बार चेक कर लेते हैं अपन। ये देखो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, दोनों सही हैं और व्याख्या कर रहा है। एक क्वेश्चन और किया है जहां एक सही नहीं है तो फिर वहां रिलेशन नहीं चेक करना। कहां पे था वो, ये वाला था शायद। देखिए पहला क्वेश्चन ही था आज का, जहां पे ये गलत है तो अब रिलेशन चेक ही नहीं करना। डायरेक्ट कोई भी एक गलत हो जाए तो रिलेशन चेक नहीं करना, दोनों सही है तो रिलेशन चेक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन आया, 97 हो गया, 98 क्वेश्चन है। स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। स्थानीय मान क्या होता है ना, जैसे 7 का स्थानीय मान बोला है, स्थानीय तो किस स्थान में है 7, इसके आगे कितने अंक है 1 2 3, तो 3 0 चिपका दो। स्थानीय मान क्या हो गया 7000। जातीय मान क्या है, उसकी वैल्यू क्या है 7, किसकी वैल्यू, इस नंबर की 7 है। दोनों का अंतर बताओ, अंतर लेंगे क्या आएगा 6993। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप सभी ने बनाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइंटिफिक वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले साइंटिफिक वैल्यू होती क्या है ये समझना। कोई भी नंबर हो उसके जस्ट बाद एक संख्या बाद दशमलव लगाना और बाकी को 10 की पावर में लिखना क्या कहलाता है, वैज्ञानिक मान। वैज्ञानिक मान कहलाता है। तो कैसे करना है,
सर सबसे पहले ना ये गुणा दिया है तो गुणा कर लेते हैं, 4 का गुणा कर लेते हैं। 4 दूना 8, 16 चौक 64 और पॉइंट के बाद 4 संख्या 2 संख्या, तो टोटल 4 और 2 6 संख्या, 6 संख्या होनी चाहिए, 3 संख्या है तो 3 जीरो चिपकाना पड़ेगा। पॉइंट के बाद 6 संख्या, देखो सबका गुणा किया, जीरो हीरो हटा के पॉइंट पॉइंट दिमाग से हटा दिया। 4 और 162 का गुणा किया, 4 और 162 गुणा करने के बाद इतना आया 648। अब देखें कितने पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 4 संख्या, यहाँ 2 संख्या, 4 और 2 6 संख्या, मतलब पॉइंट के बाद 6 संख्या आनी चाहिए। 3 संख्या तो थी पहले ही, तो 3 संख्या और चाहिए, इसके लिए जीरो ऐड कर लिया, पॉइंट के बाद 6 संख्या हो गई। अब देखो वैज्ञानिक मान क्या होता है बाबू, सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। हमको ना मजबूरी है कि किसी भी वैज्ञानिक मान में एक संख्या के बाद पॉइंट आना चाहिए और बाकी के नंबर आए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखो हमको ना 6.48 लिखना है। 6.48 तो हर जगह है तो ये तो डिसाइड नहीं करेगा, तो बाकी नंबर कैसे मैनेज किया जाए। तो सर हम क्या कर सकते हैं, 6.48 लिखना है तो ये 1 2 3 4 संख्या ना हम क्या कर लेते हैं, पॉइंट इधर खिसका रहे हैं, तो 1 के बाद 4 जीरो, कितना डेसिमल खिसका रहे हैं, 1 2 3 4। क्यों ऐसा कर रहे हो, क्योंकि देखो 1.12, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 11.2 बटे 10, क्योंकि पॉइंट को इधर 1 खिसकाया तो इधर कितना खिसका रहे हैं, 3 और 1 4, तो ये देखना ध्यान से। 6.48 तो है ही है, अब ये क्या हो जाता है ना, 10 की घात लिखो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, तो 4 जीरो, लेकिन अभी भी सही नहीं है क्योंकि वैज्ञानिक मान में पूरा ऊपर आना है, बटे में कुछ नहीं। तो 6.48 इंटू 10 टू द पावर 4, लेकिन ये नीचे 4 था, ऊपर लिख दिया सर, क्योंकि ऊपर ले जा रहे हैं ना, तो पावर में ना घात में माइनस साइन लगाना। कौन सा साइन, माइनस, तो क्या जाएगा 6.48 इंटू 10 टू द पावर -4। डायरेक्ट कैसे करना है सर, ये तो समझ में तो आया पर ऐसा लग रहा है कि हम भूल जाएंगे। तो डायरेक्ट कैसे करना है, देखो पॉइंट को यदि राइट साइड खिसका रहे हो, कितना संख्या खिसका रहे हो, 1 2 3 4, तो लिखो 10 की घात 4, राइट साइड खिसका रहे हो तो क्या लिखना है, -4, खत्म, बस यही लिखना है। तो ये बताओ इसको कैसे लिखेंगे, 0.0000099341। सर सबसे पहले लिखेंगे 9.341, क्यों, क्योंकि एक संख्या के बाद पॉइंट चाहिए, पॉइंट खिसका रहे हैं राइट साइड, कितना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7, 10 की घात 7, लेकिन राइट साइड खिसका रहे हैं इसलिए क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा, खत्म बाबू। क्या ये बात क्लियर हो रही है सभी को, आप कहेंगे हाँ सर मज़ा आ गया। अब यहीं उल्टा, मान लो ऐसा दिया जाता 9341, पॉइंट इधर ना है, नहीं है, 00000, ऐसा है, ऐसा है, मतलब पॉइंट लगा ही नहीं, तो हम ऐसा कह सकते हैं ना सर, पॉइंट यहाँ लगा देते हैं, यहाँ 0 कर देते हैं। आप कहेंगे हाँ ठीक है, तो ये बताओ पॉइंट को हम किधर खिसका रहे हैं, लेफ्ट साइड खिसका रहे हैं ना। आप बोलोगे हाँ, कितना खिसका रहे हैं, पहले लिखना क्या पड़ेगा, 9.341 इंटू कितना खिसका रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की घात 8, बस। मतलब पॉइंट अगर राइट जाए
तो गुणित 10 की घात माइनस में n, n क्या है, कितनी संख्या खिसका रहे हो। यदि लेफ्ट में आए तो 10 टू द पावर n लिखना है, बस इतनी सी बात है। तो चलो ये बताओ, आप सभी घर में बैठे हो, ये बताइए 73216000000 कैसे लिखेंगे। आप कहेंगे सर 7.3216, क्योंकि एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना है। कितना खिसकाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 टू द पावर 11, क्योंकि लेफ्ट खिसका रहे हो तो पॉजिटिव आएगा। यहीं पे अगर ऐसा होता 0.0000000073216, तो सर सिंपल सी बात है 7.3216 तो आएगा ही आएगा, ये एक संख्या के बाद पॉइंट। लेकिन कितने पॉइंट खिसका दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पॉइंट खिसकाया है तो 10 की घात 10 आएगा। लेकिन राइट में खिसकाया है सर तो माइनस साइन आ जाएगा। बस मतलब अगर ये समझ में आया ना तो पूरा का पूरा ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। देखो, इससे इजी मेथड नहीं हो सकता इसको बनाने का। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है आज के सेशन का वो ये रहा। वो कहता है कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर क्या होता है, तो सबसे पहले आपको समझना है रेशनल क्या होता है, परिमेय। तो परिमेय संख्या ना ऐसी संख्या जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकें, मतलब बटा में लिख सकें, जहां पे q बराबर 0 ना हो, मतलब हर में नीचे 0 ना हो। तो डायरेक्ट ये समझो, ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर रूट निकाल सके, मतलब वर्गमूल निकाल सके। तो √16 का वर्गमूल है 4, √9 का वर्गमूल है 3, तो इसका वर्गमूल तो निकाल सकते हैं। तो ये परिमेय है, तो अपरिमेय नहीं है, इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, यही अपरिमेय है। यही क्या है, अपना राइट आंसर है भाई। उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आई होंगी। अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना है, कोई चैप्टर यदि पढ़ना है, किसी सेगमेंट में दिक्कत है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपनी राय हमें ज़रूर दें कि आपको ये सेशन कैसा लगा। क्या क्वेश्चन थोड़े इजी लेवल के, हमने बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन रखे हैं, तो क्वेश्चन क्या थोड़े हार्ड चाहिए या कोई टॉपिक आपको पढ़ना है स्पेशल, आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। हम उसको आने वाले सेशन में कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।